इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 9, अध्याय 6 और अध्याय का नाम है उत्तक। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, उत्तक को परिभाषित करें। इसका उत्तर है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यह कोशिकाओं के विशेष समूह को जिसकी संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति समान हो, उत्तक कहते हैं। इसे अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनका नाम बताएं। 4 प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं। जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या रेशे। तीसरा प्रश्न है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसमें सरल उत्तक और जटिल उत्तक में हमने अंतर बताना है कि सरल उत्तक जो है जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यहाँ पर है सरल उत्तक, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल उत्तक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक जो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। सरल उत्तक की प्रकृति स्वांगी होती है क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जटिल उत्तक की जो प्रकृति विषमांगी होती है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसे अगला चौथा पॉइंट है, ये पौधों को मजबूत एवं कठोर बनाते हैं। इसके कारण पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन भी आता है। ये समन उत्तक मिलकर समन बंडल का निर्माण करते हैं। इससे अगला है चौथा प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, इसमें यहाँ पर पैरेन्काइमा, कोशिका भित्ति पतली तथा सेलुलोज की बनी होती है पैरेन्काइमा में। कालेन्काइमा में कोशिका भित्ति पतली होती है परंतु किनारों पर मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन के कारण, इसके कारण लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कोशिका के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता। इससे अगला 5वां प्रश्न है, रंध्र क्या है, रंध्र का क्या कार्य है। उत्तर, इन रंध्रों के द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए तथा श्वसन क्रिया के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में छोड़ते हैं। रंध्रों के द्वारा जल वाष्पोत्सर्जन वायुमंडल में वाष्पित होता रहता है। जो रंध्र है इनके द्वारा जल जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वायुमंडल में वाष्पित होता रहता है। इससे आगे 6वां प्रश्न है, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर इसमें ये रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डिक या हृदय पेशी हैं। सबसे पहले रेखित पेशी, इसकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखारहित और बहुनाभियां होती हैं। ये एक ऐच्छिक पेशियां हैं। यहाँ पर ये रेखित पेशी का चित्र दिखाया गया है और इसमें इसके ऊपर धारियाँ होती हैं, इसीलिए इसको रेखित पेशियां भी कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर इसका केंद्रक है। इससे आगे अरेखित पेशी, इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, इनका आखिरी सिरा नुकीला और एक केंद्र क्या होता है। ये अनैच्छिक पेशियां हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जैसे भोजन आहार नली है, आँखों की पलकें हैं, इस तरह से। तो अब इसमें यहाँ इसका ये चित्र है अरेखित पेशी का। इसके ऊपर रेखाएं या धारियां नहीं होती, इसलिए इसको अरेखित पेशी या चिकनी पेशी भी कहा जाता है। यह इसका यहाँ पर इसका केंद्रक दिखाया गया है और ये तर्करूपी पेशीय कोशिका जो है यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद में अगला है कार्डिक या हृदय की पेशियाँ। जो कार्डिक और हृदय की पेशियाँ हैं वो बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्रीय होती हैं। ये क्या होती हैं, ये भी अनैच्छिक पेशियां हैं और ये लगातार जो है लयबद्ध होकर के संकुचन एवं प्रसार करती रहती हैं। तो इसमें आगे इसमें यहाँ पर ये इसका चित्र दिखाया गया है कार्डिक या हृदय पेशी का। यहाँ पर इसमें धारियाँ दिखाई गई हैं, ये इसमें केंद्रक होता है और इस तरह से ये है हमारी कार्डिक या हृदय पेशियाँ। इससे आगे 7वां प्रश्न है, कार्डिक
या हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है? ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकोचन करती रहती हैं, जिससे हृदय धड़कता है। इससे रक्त पूरे शरीर में गति करता है। प्रश्न 8, रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशियों में शरीर में स्थित कार्यों के स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। रेखित पेशियां ये हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है, जैसे हाथ और पैर की पेशियां। नंबर 2, ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शरीर की गति में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। नंबर 3, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये हल्के तथा गहरे रंगों में रेखाओं या धारियों की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। ये लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। इसमें यहाँ पर रेखित पेशी हैं, उनका जो चित्र दिखाया गया है, इसमें ये रेखित पेशियों का चित्र है। इसमें क्या इनके ऊपर रेखाएं होती हैं, धारियाँ होती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशियाँ कहा जाता है। इसमें ये केंद्रक है, ये धारियाँ इसमें दिखाई गई हैं। इससे आगे है अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकोचन आदि। इसलिए इन्हें चिकनी अथवा अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ये लंबी तथा इनकी आखिरी सिरा नुकीला होता है। यह एक केंद्रकीय होती हैं, इन पर धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी भी कहा जाता है। जो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये अरेखित पेशी का चित्र है। इनके ऊपर धारियां नहीं होती, इसलिए इनको अरेखित पेशी कहा जाता है, और इसीलिए इनको धारियां न होने के कारण चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और ये जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और रक्त नलिका का प्रसार, संकोचन आदि इनके ये कार्य हैं, उदाहरण है। तो इससे आगे है यहाँ पर कार्डिक पेशियाँ या हृदय पेशियाँ। ये पेशियाँ हृदय की पेशियाँ हैं। ये पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकोचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशियाँ कहा जाता है। ये बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। यहाँ पर इसमें ये चित्र दिखाया गया है इनका, हृदय की पेशियाँ हैं, और ये क्या कहता है, इसमें बेलनाकार होती हैं, शाखा वाली होती हैं, शाखाओं वाली, बेलनाकार शाखाओं वाली, और एक केंद्रकीय होती हैं। इससे अगला है न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। यहाँ पर ये न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र है, और इसमें यहाँ पर ये कोशिका काय है। कोशिका काय में ये केंद्रक होता है। यहाँ पर ये कोशिका काय क्या न्यूरॉन का मुख्य भाग है। इसमें यहाँ इस कोशिका काय के अंदर ये केंद्रक होता है, और इसमें कोशिका द्रव्य जो है भरा हुआ होता है इसके चारों तरफ। ये डेंड्राइट है, ये पतली बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये इसके क्षेत्रों को बढ़ाती हैं, दूसरे न्यूरॉन से जो संकेत है प्राप्त करती हैं या संकेत देती हैं। और इनमें से डेंड्राइट में से एक डेंड्राइट जो है, इसका लंबाई जो बढ़ जाती है, लंबा होता है ये, और इसको एक्सन कहते हैं। इस तरह से यह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है। इसका जो न्यूरॉन का जो चित्र है इस प्रकार से दिखाया गया है। निम्नलिखित के नाम लिखो। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्त्र का निर्माण करता है, सल्की एपिथीलियम उत्तक। क्या नाम है इसका? सल्की एपिथीलियम उत्तक। इससे अगला है उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, कंडरा उत्तक। उत्तक जो पौधों में भोजन का समन करता है, फ्लोएम उत्तक। उत्तक हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, उसको वसामय उत्तक कहते हैं। तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक है रक्त। इस उत्तक का नाम क्या है? रक्त है। मस्तिष्क में स्थित उत्तक है न्यूरॉन। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधे का वलक, अस्थि, वृक्कीय नलिका स्तर, समन मंडल आदि। तो त्वचा में सल्की एपिथीलियम उत्तक होता है। क्या होता है? सल्की एपिथीलियम उत्तक। तो इसमें आगे है पौधे का वलक सरल स्थायी उत्तक होता है, इसमें अस्थि में संयोजी उत्तक होता है, और वृक्कीय नलिका स्तर में घनाकार एपिथीलियम उत्तक होता है। यहाँ पर आगे समन बंडल, जाइलम और फ्लोएम उत्तक, इसको स्थायी उत्तक भी कहते हैं।
इससे अगला 12वां प्रश्न है, पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? पैरेन्काइमा पत्तियों, जड़ों और तनों में पाए जाते हैं। कुछ पैरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें संपन्न होती है। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? यह कोशिकाओं की एक परत बनी होती है। पौधे की पूरी सतह इसे ढकी रहती है। एपिडर्मिस कोशिका बाह्य स्तर पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। एपिडर्मिस की भूमिका, यह पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकता है और इससे पौधा झुलसने से बच जाता है। 14वां प्रश्न है, छाल या कारक किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करते हैं? वृक्ष की आयु बढ़ने से उसके बाह्य सुरक्षात्मक उत्तकों में परिवर्तन आता है। कारक नामक कोशिकाओं की बाहरी परत बनती है। इन छालों या परतों की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। इस परत में सुब्रिन नामक पदार्थ होता है। यह परत छाल को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाती है। इस प्रकार जो कारक है पौधे के लिए एक सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। इससे अगला है, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। उसमें ये तालिका हमने दी गई है, हमने इसको पूर्ण करना है यहाँ पर। और जैसे इसमें यहाँ दिखाया गया है कि जो स्थायी उत्तक है, तो यहाँ एक सरल उत्तक और जटिल उत्तक दो भागों में बढ़ते हैं। जो सरल उत्तक है वो क्या है? पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और सक्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरह से हम इसको जो तालिका है इसको फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं कि यहाँ पर स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक आगे पैरेन्काइमा, यहाँ हमने लिखना है पैरेन्काइमा, इसके बाद कालेन्काइमा, सक्लेरेन्काइमा लिखना है यहाँ पर। और जटिल उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पर हमने फ्लोएम लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।